Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम जो है अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के लास्ट लेक्चर पे। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। ठीक है, टोटल 4 लेक्चर में हमने जो है इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 10th की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो होगा। उसका भी जो आपका रेफरेंस बुक है वो एनसीईआरटी की बुक होगी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक होगी। पहला चैप्टर आपका हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको भी हम चैप्टर नंबर 6 तक लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ, धीरे धीरे हर एक क्लासेस के जो है वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो हमारे कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप कर देंगे स्टूडेंट तो आप ही का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आप हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखें और समझें और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या हमारे पर्सनल जो भी आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप वहां से हमसे कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास का जो है फायदा उठा सकें। ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस जो है आपके यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। जो आपका फुल एचडी वीडियो है, इसमें आपका जो रिटन जो नोट्स लिखे हुए हैं नोट्स, वो आपके हैंड रिटन नहीं है, ये टाइपिंग किए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है नोट्स जो है आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप जो है जैसे स्लाइड स्टार्ट हो रहा है, जैसे पेज आपका स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में उसको सेव कर लें और फिर उसको प्रिंट कराकर एज ए नोट्स आप उसको यूज करें और उसी के हेल्प से आप अपना पूरा प्रैक्टिस करें। हमारा ये लेक्चर ऐसा है कि आपको जो है बुक भी देखने की जरूरत नहीं है। हमने एक एक टॉपिक के बुक के जो भी एक एक टॉपिक हैं, हमने सारे टॉपिक को जो है कवर किया है इस लेक्चर में। आप जो है एनसीईआरटी की बुक उठाकर देख लीजिएगा। इसमें ना हमने एक जो है अभी तक जो है ना हमने एक एग्जाम्पल को जो है मिस किया है, ना हमने जो है एक भी आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हमने मिस किया है, ना हमने कोई जो है आपके कॉन्सेप्ट और ट्रिक को जो है मिस किया है। तो हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट, वो यही टारगेट हर क्लास के साथ रहने वाला है। ठीक है, और हम जो है इसी जो है प्रिंसिपल पे काम करेंगे आगे भी। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल से बने रहें और हर लेवल के स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने का काम करें। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट लेक्चर पे। ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ गए हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम पे बेस्ड ये आपका पूरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 का पहला प्रॉब्लम है आपका इन फिगर 6.24। ये जो आपका फिगर दिया हुआ है 6.24, ये आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी दो लाइनें ए बी ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन पैरेलल हैं, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, यानी ये आपका एंगल y और ये आपका एंगल z, इसमें रेशियो कितने का है 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको रेशियो वाले प्रॉब्लम के लिए मैंने बता दिया था कि जो है आप चाहे यहां पे जो रेशियो दिया हुआ है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, यही ना दिया है। तो एक को हम किसी भी नंबर के किसी भी जो है कांस्टेंट के साथ किसी भी लेटर के साथ मान लेंगे। अगर हम a मान ले रहे हैं तो ये हो जाएगा y 3a और z हो जाएगा 7a। और दूसरा तरीका हमने बताया था क्या, कि रेशियो का मतलब होता है y बाई z एंड दिस इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 3z/7। आप ये वैल्यू पुट करके चाहे तो है, चाहे आप जो है y का और z का वैल्यू निकाल लें, जो भी रिलेशन वहां पे फॉर्म्ड होगा
और या आप चाहें तो जो है y को जो है सेपरेट 3a मान लें और z को सेपरेट 7a मान लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आसान वे चूज किए हैं, a मान लेना आसान है मेरे देखने से, तो हमने जो है मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप जो है ये वाला फॉर्मेट आप अप्लाई करें, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, here given that y ratio z is equal to 3 ratio 7, let y is equal to 3 and z is equal to 7a। ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है उसी का हम जो है हेल्प से हम जो है आगे जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। और दूसरी चीज क्या दिख रही है कि एक ट्रांसवर्सल है जो ये तीनों जो है पैरेलल लाइंस को तीन अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो दो चीजें उसमें होती हैं। पहला चीज क्या होता है कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दूसरा वहां से क्या आया था, दूसरा वहां से क्या कंक्लूजन आया था कि जो ट्रांसवर्सल होगा उसके एक साइड के और आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है, एक साइड के एंगल का इंटीरियर एंगल का सम, कौन सा एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल जो है उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो उस केस में क्या होगा आपका, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में क्या होगा कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, एक साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल यानी आपके ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, और सिमिलरली आपके ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और राइट साइड के इंटीरियर एंगल्स आपस में उनका सम जो है कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम यही जो है थ्योरम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं और ये जो है इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के थ्रू एक ट्रांसवर्सल पास कर रहा है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम, सेम साइड का मतलब इधर लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं एक्स और वाई दो इंटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लिख देंगे 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा चीज क्या दिया हुआ था, CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF। यहां पर सेम वही ट्रांसवर्सल जो है इसी दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा आपका कि इंटीरियर एंगल का, ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो आप यहां पे देख लें, here CD is parallel to EF and a transversal passing through line CD and line EF, then the sum of interior angles of the same side of transversal will be equal to 180 degree। आप यहां पे देखें, अगर ये एंगल आपका Y है, आप जो है यहाँ पे एक और जो है आपका थ्योरम यूज होगा, वो थ्योरम कौन सा है, ये ट्रांसवर्सल और ये आपका लाइन CD, दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल आपका y है तो ये बताइए ये एंगल y नहीं हो जाएगा, एब्सोल्युटली आपका एंगल y हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आप CD और EF पैरेलल लाइन में देखें, ये ट्रांसवर्सल आपको जो है CD और EF को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे लिख दिया गया है कि y ये कहां से आया, फ्रॉम गिवन फिगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने y और z का जो रेशियो दिया हुआ था अब हम उसका यूज करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू हमने मान लिया था 3a और z इज इक्वल टू मान लिया था 7a। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 एंड a इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो आपको 18 डिग्री मिल गया a की वैल्यू। तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका, क्या माना था आपने 3a, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 18 यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया 54 डिग्री। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम z निकालने की जरूरत नहीं है,
हम जो है इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं अगर हमको y मालूम है तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन अबव इक्वेशन 1 में हम जो है y की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। x प्लस 54 इज इक्वल टू कितना है 180, ठीक है। और यहाँ से आप जो है इसको रीअरेंज कर रहे हैं 54 को अनदर साइड जब आप भेज रहे हैं तो ये माइनस में हो जा रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 126 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ठीक है। क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 2 आपका, इन फिगर 6.25, ये जो फिगर है आपका 6.25, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी ये लाइन ये पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ई एफ ये वाली लाइन परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इस लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर होगी वहां पे वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री का। तो इस साइड भी 90 डिग्री और अपोजिट साइड भी 90 डिग्री। एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED यानी ये बड़ा वाला एंगल जो बन रहा है, GED एंगल GED इज इक्वल टू कितना है 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल AGE, यानी AGE ये वाला एंगल आपका क्या होगा, GEF यानी ये छोटा वाला एंगल क्या होगा, और एंगल FGE ये वाला एंगल आपका क्या होगा। ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं, जो भी दिए हुए डेटा हैं उसी के हेल्प से हमको जो है अपना आंसर फाइंड आउट करना है, और जो थ्योरम आपने अभी पढ़ा है उसी का यूज करके आपको जो है ये वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं क्या, जो दिया हुआ डेटा था एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। और आप डायग्राम से क्या देख पा रहे हैं कि एंगल GED जो आपका बन रहा है ये एक एंगल बड़ा एंगल है, और ये किसके किसके सम के बराबर है, ये दो छोटे छोटे एंगल के सम के बराबर है। ये वाला इन दोनों रे से जो ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ये किसके बराबर है, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है। तो हम डायग्राम से क्या लिख सकते हैं, एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 126 डिग्री। और एंगल DEF को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। DEF यहाँ पे हमने लिख ही दिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपको मिल गया एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 36 डिग्री। तो ये आपको एक एंगल की वैल्यू मिल गई, एंगल GEF, यानी इसकी वैल्यू आपको मिल गई। फिर चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम गिवन फिगर 6.25 वी कैन राइट। तो अपोजिट साइड इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका CEF, एंगल CEF इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये CEF जो है दो एंगल के सम के बराबर है। यहाँ पे देखें आप, ये बड़ा एंगल है और ये दो छोटे छोटे एंगल के इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल CEG प्लस एंगल GEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अभी आपने GEF की वैल्यू फाइंड आउट की तो यहां से आपको एंगल CEG मिल जाएगा, एंगल CEG इक्वल टू 90 माइनस 36 एंड दिस इज कमिंग 54 डिग्री। आपको किसका वैल्यू मिल गया, CEG का। इस एंगल का वैल्यू कितना मिल गया, इस एंगल का वैल्यू 54 डिग्री मिल गया। अब इस यही जो है एंगल हमारा हेल्प करेगा इसका वैल्यू फाइंड करने में और इसका वैल्यू फाइंड करने में। तो हमको क्या चीज दिया हुआ था पहले में कि AB लाइन जो है CD के पैरेलल है। तो आप डायग्राम को देखें, AB इज पैरेलल टू CD एंड अ ट्रांसवर्सल GE, ये GE क्या है, ट्रांसवर्सल, इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD। इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो क्या होगा कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटरनल एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये आपका थ्योरम कहता है। तो एक बार हम लोग इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 करते हैं, और जो है आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड के इंटरनल एंगल का सम जो है 180 के इक्वल करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड को ले रहे हैं और यहाँ पे देखें, तो लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल AGE ये वाला एंगल प्लस एंगल CEG यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और CEG की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 54, तो यहाँ पे 54 रख दिए। तो एंगल AGE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस
54 और ये आपका कितना आ गया 126 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में देखते हैं। तो राइट साइड में क्या एंगल बन रहा है, एफ जी ई, ये वाला एंगल एफ जी ई प्लस ये बड़ा वाला एंगल बनेगा, ये छोटा एंगल नहीं है, ये बड़ा वाला एंगल जीई डी, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जीई डी इज इक्वल टू कितना होगा इंटरनल एंगल का सम 180। तो जीईडी की वैल्यू आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ ही था, डायरेक्टली उसका वैल्यू 126 रख दिए और एफ जी हम यहां से निकाल लेंगे। तो एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 54 डिग्री। तो ये आपके तीनों एंगल का आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हम जो है इस पूरे एक्सरसाइज में दो ही जो है आपके थ्योरम है उसी को बार बार यूज करेंगे कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटरनल एंगल का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा और ट्रांसवर्सल के एक साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही आपको इस पूरे एक्सरसाइज में मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका प्रॉब्लम नंबर 3, इन फिगर 6.26, ये आपका फिगर क्या है 6.26, PQ इज पैरेलल टू ST, ये आपका PQ लाइन किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। एंड एंगल PQR, ये वाला एंगल PQR, ये वाला एंगल 110 डिग्री एंड एंगल RST ये वाला एंगल 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, ST के पैरेलल आप पॉइंट R से एक लाइन ड्रॉ करो। तो हमने ST के पैरेलल पॉइंट R से एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया AB, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसको हमने नाम दे दिया फिगर 6.26A। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। ड्रॉ अ लाइन AB विच इज पैरेलल टू लाइन ST एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R, जो इन्होंने हिंट दिया था उसके हेल्प से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, गिवन दैट PQ इज पैरेलल टू ST, PQ किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। और हमने अभी ड्रॉ क्या किया, ST इज पैरेलल टू AB, यानी PQ ST के पैरेलल है और AB जो है ST के पैरेलल है, तो PQ और AB एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जो थ्योरम आपको बताया गया था उस थ्योरम के हेल्प से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AB। ठीक है, फिर अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, PQ and AB are parallel and QR is the transversal for line PQ and line AB। PQ और AB को देखें, इन दोनों को आप देखें। QR क्या है, एक ट्रांसवर्सल का रोल यहाँ पे रोल जो है प्ले कर रहा है। और इसको आप देखें तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी की हेल्प से हम लिख रहे हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR दिया हुआ है 110 और एंगल QRA अब हम यहां से निकाल सकते हैं, QRA इज इक्वल टू 180 माइनस 110 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 70 डिग्री, यानी ये एंगल आपको मिल गया 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, फिर चलते हैं। सिमिलरली ST इज पैरेलल टू, अब दूसरा जो पैरेलल बन रहा है उसका जो है यूज करते हैं। ST इज पैरेलल टू AB, तो फिर क्या होगा कि सिमिलरली ये आपका SR जो है क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है, तो इसके इंटीरियर एंगल का वन साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल RST प्लस एंगल SRB, एंगल RST प्लस एंगल SRB, यानी इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। तो इसका RST का वैल्यू दिया हुआ है 130, इसको रख दिए, SRB की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 180 माइनस 130 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 50 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यानी ये दो एंगल आपको पता हो गए हैं। अब इसको आपको फाइंड आउट करना था, कैसे फाइंड करेंगे, ये है कि स्ट्रेट लाइन आपको AB दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, पॉइंट R पे टोटल 3 एंगल बन रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है और वो कितने के इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो उसी के हेल्प से हमने लिखा है हियर AB इज अ स्ट्रेट लाइन
then the sum of all angles on point R is equal to 180 डिग्री। इस पॉइंट R पे जो टोटल एंगल बनेंगे वो कितने के इक्वल होंगे? 180 के इक्वल होंगे। पॉइंट आर पे कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल क्या है? एंगल क्यूआरए यानी जो 70 आया था, एंगल क्यूआरएस यानी ये जो हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल एसआरबी जो अभी आपने 50 डिग्री फाइंड आउट किया। ये तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा फ्रॉम फिगर 6.26a। यहां से आप इसको देख सकते हैं कि पॉइंट आर पे कितने एंगल बन रहे हैं। तो इसके इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, इसका 70 और इसको फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखे, इसको 50। टोटल आ गया QRS is equal to 180 minus 120 and lastly you will find the value of angle QRS and this is coming how much? 60 degree। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम नंबर 4 पे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका प्रॉब्लम नंबर 4? इन फिगर 6.27 ये आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, AB और CD क्या है? दो पैरेलल लाइंस हैं। एंगल APQ यानी ये एंगल आपका 50 डिग्री है, एंड एंगल PRD ये वाला एंगल आपका 127 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम जो है अभी तक दो ही थ्योरम इस पूरे एक्सरसाइज के लिए पढ़े थे। वो दोनों थ्योरम क्या था कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितने के इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल से जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा एक साइड का, उनका जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनेंगे ट्रांसवर्सल के एक साइड में, वो कितने के इक्वल होंगे? वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही आपने पढ़ा था ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा था? अगर आप मानो कि ये आपका AB है और ये आपका CD है। ठीक है, तो पहले केस को आप सोल्यूशन को आप समझे। ये है सोल्यूशन आपका, गिवन AB इज पैरेलल टू CD यानी ये आपका AB है और ये आपका CD है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड ए ट्रांसवर्सल PQ जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका PQ, है कि नहीं है? ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। ठीक है, passing through line AB and CD, then the corresponding angles will be equal। corresponding angle क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो जरा corresponding angle कैसे बन रहा है यहाँ पे। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा है corresponding angle, लेकिन दोनों साइड इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ, आप आगे बढ़ाओ, इस लाइन को इधर और इस लाइन को इधर। तो आप क्या देख रहे हो कि ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। एम आई राइट? सही है ना? और आप डायग्राम से ही आपको मेंशन है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? एपीसी के सॉरी हाँ एपीक्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 डिग्री। तो जब ये 50 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है, यानी एंगल कितने के इक्वल है डायग्राम में? एक्स के इक्वल है। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से हमने लिख दिया देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, यानी एंगल APQ, एंगल APQ ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PQR के, PQR के, जो आपको फाइंड आउट करना है। यानी PQR किसके इक्वल है? X के इक्वल है। और यहां से आप लिख सकते हैं X इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया हमने क्यों लिखा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है वो ये वाला एंगल है, और इसको इसके इक्वल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां से आपको डायरेक्टली x का वैल्यू मिल गया। दूसरा तरीका क्या था कि AB और CD पैरेलल हैं, तो क्या होगा आपका? ये 50 डिग्री है। हम आपको और भी सॉल्यूशन के तरीके बता दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो तरीका आप अप्लाई करें। ये क्या है? AB और CD पैरेलल लाइंस है। PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के एंगल का सम कितने के इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो ये 50, तो ये कितना होगा? 130 होगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट Q पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का बनेगा। जब एक एंगल 130 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 50 होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से भी आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी आप फ्री हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हम थ्योरम अभी रिसेंटली पढ़े हैं उसी थ्योरम का यूज करके हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, फिर अब आ जाइए
दूसरे ट्रांसवर्सल पे हमने PQ का तो जो है हेल्प ले लिया, अब आते हैं PR का हेल्प लेते हैं। गिवन AB is parallel to CD and a transversal PR is passing through line AB and CD। तो ऐसे ही आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये आपका AB हो गया और ये आपका CD हो गया। अब PR यहां से पास कर रहा है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं, पासिंग थ्रू लाइन AB एंड लाइन CD, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अभी कोई करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। तो ये आपका क्या है, AB, और ये क्या है आपका CD, ये क्या है आपका P, और ये क्या है आपका R। तो ये जो एंगल बन रहा है 127 डिग्री का एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 127 है, और ये जो एंगल आपका बनेगा ये भी 127 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम देखते हैं कि यहां पे इस एंगल की वैल्यू क्या है। तो ये देखें आप इस डायग्राम को, ये AB है और ये आपका P है, इधर आगे बढ़ गया। तो इस लाइन के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से 50 प्लस वाई का, यानी ये एंगल कितने का होगा, 50 प्लस वाई का। और अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल आप क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को भी क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये आपका PR, जो आपका ये PR बन रहा है, आपका PR ट्रांसवर्सल है, इसके एक साइड के दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी 127 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस वाई। तो इसी को हमने लिख दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल APR इज इक्वल टू PRD, ये कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाए, और फिर हमने क्या देखा कि एंगल APR, ये वाला एंगल APR, सिर्फ हम दो है इसी दोनों लाइन को, इसी दोनों पैरेलल लाइन को, इस ट्रांसवर्सल को देखें तो आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, एंगल APR, ये वाला एंगल APR, और इधर जो एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। और APR क्या है, दो एंगल का सम बन रहा है APR 50 प्लस वाई, तो APR के जगह पर हम लिख देंगे APQ प्लस QPR इज इक्वल टू 127, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, और यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 127 माइनस 50, एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 77 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमें बताएं, हम आपका कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और देखिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते, देखो एक हम आपको हिंट दे रहे हैं, AB और CD क्या है, जैसे हमने उस प्रॉब्लम में बताया था वैसे इधर भी देख लें। AB और CD क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, और PR यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये 127 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितने के इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 127, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई थिंक 53, ठीक है, ये आ जाएगा 53 डिग्री। अब देखें पॉइंट P पे कितना एंगल बन रहा है, तीन एंगल बन रहे हैं, 50 प्लस वाई प्लस 53 कितने के इक्वल होंगे, ये देखो 50 प्लस वाई प्लस 53 कितने के इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 और 53 कितने हो जाएंगे, 103, तो ये कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। तो हम आपको कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टूडेंट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपका अप्रोच कहां से आसान पहुंच रहा है, कहां से आपको आसानी लग रही है, आप उसको अप्लाई करें। आपका ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका आपका सही है। हमने जो है दोनों तरीकों के बारे में डिस्कस कर लिया, आपको जो आसान लगे उसको आप अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। और हमने कैसे उसको लिखा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों केस में क्या हो रहा है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा उस तरफ का, और फिर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यानी दो थ्योरम का यूज हो रहा है, एक तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल का हेल्प ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम दोनों को इक्वल लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, बताएं, जहां पे जो प्रॉब्लम होगी उसको जो है सॉल्व किया जाएगा, दोबारा आपका कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट प्रॉब्लम पे। ये आपका क्या है, लास्ट प्रॉब्लम है, फिफ्थ प्रॉब्लम। सिर्फ 5 ही प्रॉब्लम थे इस पूरे एक्सरसाइज में, लेकिन जो भी प्रॉब्लम थे उसमें जो है 2 ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है मोस्टली। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक जो है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो उनके ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 के इक्वल होगा, और ट्रांसवर्सल से जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा एक साइड का, करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। इन फिगर 6.28, फिगर 6.28 में PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ। AB क्या कर रहा है, एक आपका इंसिडेंट रे है, यानी ये आपका रे इस पे जो है इस मिरर पे जा रहा है, पॉइंट B पे जा रहा है। ठीक है, पॉइंट PQ पे एक आपका रे जो है इस मिरर पे जा रहा है। दे रिफ्लेक्ट रेज मूव अलोंग द पाथ BC। फिर क्या कर रहा है, मिरर की क्या होती है प्रॉपर्टी कि उस पे अगर कोई रे जो है आएगा तो उस रे को वो किधर करेगा, दूसरे साइड रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मिरर पॉइंट B से इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है अगेन दूसरे मिरर RS पे, और ये इस पॉइंट पे कहां पे आ रहा है, RS पे C पे आ रहा है, और फिर ये रे क्या होगा, इधर से दूसरी साइड रिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही इसमें दिखाया गया है। एंड द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और दोबारा CD की तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये दोनों लाइन AB और CD आपके पैरेलल लाइन होंगे, इसको आपको प्रूव करना है। तो पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए वाइस वर्सा आप याद रखें, जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप दो चीजें प्रूव कर दिए, दोनों में से कोई एक चीज प्रूव कर दिए। या तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 ला दिए तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगे, या जो है ट्रांसवर्सल से जो एक साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो अगर एक दूसरे के इक्वल आ गए तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा जो है हम थ्योरम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, उसका जो है हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मिरर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये आपका जो है इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्ट रे, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको इसमें डायग्राम के जरिए क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इन फिगर 6.28 AB इज इंसिडेंट रे एंड BC इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर PQ। मिरर PQ के लिए क्या है कि AB आपका इंसिडेंट रे है और BC आपका क्या है, रिफ्लेक्ट रे है। और इस मिरर RS के लिए BC क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा, और CD क्या होगा, रिफ्लेक्ट रे होगा फॉर मिरर RS। We draw normal BX and CY on both mirror and define the incident angle and reflecting angle shown in figure 6.28a। अब हम क्या करेंगे कि जहां पे यानी इस मिरर PQ पे जो आपका रे इंसिडेंट रे जो है आके यहाँ पे गिरा था ना पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है उस आपके मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, यानी पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए BX ऑन लाइन PQ ऑन मिरर PQ। सिमिलरली वी ड्रॉ CY परपेंडिकुलर ऑन मिरर RS। तो हमने सबसे पहले क्या किया, BX और CY जो है नॉर्मल ड्रॉ किया ऑन बोथ मिरर। डिफाइन द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल शोन इन फिगर 6.28। ठीक है, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन राइट फ्रॉम फिगर 6.28a। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आपका इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, आपका इंसिडेंट एंगल बराबर होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल के। तो इंसिडेंट एंगल कैसे बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 और फिर उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये जो कंप्लीट एंगल है ये क्या है, नॉर्मल BX, ये क्या कर रहा है, एंगल AB C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ एंगल ABC।
यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एबीसी। सिमिलरली वी कैन राइट ऑन पॉइंट सी, क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आपका इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस मिरर के लिए, आरएस के लिए पॉइंट सी पे, ये आपका बीसी क्या है, इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल के बीच में ये बना हुआ एंगल, एंगल 3 इंसिडेंट एंगल होगा, और ये एंगल 4 आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द होल एंगल, यानी ये पूरा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे आपका एंगल BCD इसका हाफ के इक्वल होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अब हम क्या देख रहे हैं, here BX and CY are normal, so BX is perpendicular on PQ and CY is perpendicular on RS। तो क्या है, BX किस पे परपेंडिकुलर होगा, PQ पे होगा, और CY किस पे परपेंडिकुलर होगा, RS पे परपेंडिकुलर होगा। It is given PQ is parallel to RS, it is given PQ is parallel to RS, so BX is parallel to CY। अब ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और इसी लाइन पे आपका BX क्या है, नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है। BX किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे, और CY किस पे परपेंडिकुलर है, आपके RS पे परपेंडिकुलर है। तो जब ये दोनों लाइनें PQ और RS आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, वो दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, ये आपके डायग्राम से भी क्लियरली दिख रहा है। तो BX इज पैरेलल टू CY, ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया। BX एंड CY आर द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं PQ पे BX, और PRS पे जो है CY 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जाहिर बात है इनके ऊपर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर भी इन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी हमने तो यहां से एक चीज कंक्लूजन निकाल लिया कि BX और CY एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने जो है ये प्रूफ कर दिया था कि BX जो है किसके पैरेलल है, CY के पैरेलल है, ये आपको कंक्लूजन मिल गया था पहले, ठीक है। तो फिर अब हम डायग्राम को जरा गौर से देखें। BX एंड CY आर पैरेलल एंड BC इज द ट्रांसवर्सल। ये जो BC लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है इस लाइन और इस पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। आप इस डायग्राम को देखें, ये आपका BX लाइन है और ये आपका CY लाइन है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल बन रहा है, ठीक है। ये आपका एंगल क्या है, 2 सॉरी ये आपका एंगल 2 है, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें और इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा दें, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी 2 होगा कि नहीं होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये फिर 2 और 3 क्या बना लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 2 क्या है, एंगल 2 जो आपका बन रहा है क्या है, एंगल ABC का हाफ है। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ABC। और एंगल 3 क्या है, एंगल BCD का हाफ है, तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल BCD। हाफ और हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। ABC इज इक्वल टू BCD, यानी ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर हो गया। जरा डायग्राम में देखें, ये फिर ये, ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो गए यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका बराबर होगा। वो कैसे, इसको थोड़ा सा और आगे कर दें। ये जब आपका ABC है तो ये भी क्या होगा, ABC ही तो होगा। और फिर क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन AB और ये लाइन CD आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है स्टूडेंट। यही आपको प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड। तो अब आप जो है कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों जो है हमारे लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आई होप आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके आप हमसे जो है अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, कोई डाउट है डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
और लास्ट में आप लोगों से स्टूडेंट हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो सकें और इस मैथमेटिक्स क्लास का जो है फायदा उठा सकें। ठीक है। और क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए हमारी जो है एक खास रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अब आपका जो है लेक्चर एंड हो गया। अब जो है हम लोग वापस लौटेंगे जब हम लोग क्लास टेंथ का जब तक हम 6 चैप्टर फिनिश नहीं कर लेते तब तक हम जो है वापस नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो ये 6 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया, टोटल 6 चैप्टर हमने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया है। टोटल 6 चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है क्लास 9th में। आप लोग इस पूरे 6 चैप्टर को रिवाइज करें, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से सारे प्रॉब्लम को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करें, सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट। और तब तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम लोग दोबारा चैप्टर 6 से आगे बढ़ेंगे। तो अब क्लास 10th के स्टूडेंट जो है रेडी हो जाएं, क्लास 10th के स्टूडेंट रेडी हो जाएं। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पे होगा। ठीक है। तो धीरे धीरे हम जो है एक एक क्लास के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उस पे जो है वीडियोस ला रहे हैं। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल से बने रहें और हर लेवल के स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने का काम करें। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस, हमारे नोट्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।